नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के एक और नए सेशन में। चलिए बच्चों, आज के सेशन की हम चर्चा करते हैं कि आज हम किस तरीके के प्रश्न हल करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और विशेषकर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें से जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हिरोशिमा, दूसरा चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या और अंतिम चैप्टर है हमारी नींद। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, हिरोशिमा कविता का संकलन किस काव्य संग्रह से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिशंकु, ऑप्शन नंबर बी है सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी नदी के द्वीप और ऑप्शन नंबर डी जयदोल। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ना इससे पहले हम उत्तर जाने, एक चीज समझ लो कि ये चारों की चारों जो रचनाएं हैं ना, ये चारों रचनाएं जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, अब उचित उत्तर क्या होगा तो इस बात को समझो। सदा नीरा जो कविता है ना, संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसमें जो है वो हिरोशिमा नाम की कविता का जिक्र मिलता है। अब क्यों जिक्र मिलता है इस बात को समझो। देखो, उन्होंने ना एक चीज और बताई थी जब इस कविता को लिखा था, उस क्रम में एक चीज और भी बताई थी उन्होंने कि ये जो कविता है, ठीक है, इस कविता में उन्होंने हिरोशिमा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ठीक है, तो इस कविता का नाम हिरोशिमा टाइटल इसीलिए पड़ जाता है और सदा नीरा में इसको जो है वो स्थान मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा कविता का मूल उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आधुनिक आणविक हथियारों की विभीषिका को दर्शाना, राजनीतिक संकटों का दुष्परिणाम दिखाना, मानव भविष्य के लिए चेतावनी देना, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बेटा यहां पर तीनों चारों उत्तर जो है वो सही हो जाते हैं कि कविता का केवल कोई एक आयाम नहीं होता। हिरोशिमा जो कविता है वो ये भी दखलाती है कि जब आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जब आणविक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, तब किस प्रकार की विभीषिका जन्म लेती है। फिर यह बताया जाता है कि राजनीतिक दुष्संकटों के कारण क्या होता है, और मानव भविष्य के लिए चेतावनी भी है कि भाई ऐसे हथियारों का प्रयोग भविष्य में नहीं करना है, एक आध बार हो गया गलती से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिरोशिमा कविता के अनुसार सूरज एक दिन में कहां से निकला था, यानी कि सूरज एक दिन जो है वो कहां से निकला था। तो बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता में कहा गया है कि एक दिन निकला था सूरज, कहां से निकला था, अंतरिक्ष से नहीं बल्कि नगर के चौक से। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, फटी जमीन से क्या बरस रहा था। तो बेटा फटी जमीन से धूप बरस रही थी। ठीक है, यहां पर ये तमाम तरीके की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं किसके लिए, जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो उस दृश्य का वर्णन किया गया है, इसीलिए यहां पर चीजें जो है वो आपको सामान्य वर्णन से थोड़ी सा उथल पुथल वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर बात भी सही है कि भाई जब इतना बड़ा बम गिराया जाएगा तो उस विभीषिका को दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी बात कहनी पड़ेगी ना जो मन को झकझोरे, तो वही बात यहां पर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के अनुसार मानव को भाप बनाकर कौन सूख गया। तो भैया मानव को बनाया हुआ सूरज ही मानव को भाप बनाकर सूख जाता है। यहां पर इस बात को कहा गया है। उजली उजड़ी सड़कों की गच और पत्थरों पर क्या लिखा रह गया है। ऑप्शन है मानव की जीवन गाथा, ऑप्शन नंबर बी कवि की कविता, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के आविष्कार, ऑप्शन नंबर डी मानवों की छाया। तो बेटा होता यह है कि मानवों की छाया जो है वो उजड़ी सड़कों और गच पत्थरों की गच पर जो है वो लिखी रह जाती है। क्यों लिखी रह जाती है, इस चीज को समझिए कि कहा गया है जब बम फटता है ना तो जो जिस स्थिति में था वो उस स्थिति में नष्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ दृश्य जो है वो अज्ञे देख लेते हैं और इसको देखकर वो कविता रचते हैं, और इसी कविता का नाम पड़ता है हिरोशिमा। ठीक है, और बात सच भी है कि जब इतना बड़ा बम फटेगा तो लोगों को टाइम कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है। चक्रव्यूह, रूपांबरा, अद्यतन, छोड़ा हुआ रास्ता। अब बताइए भैया, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए यहां पर जो उचित उत्तर होगा वो होगा चक्रव्यूह। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में बहुत आसानी से आ सकता है कि सर जी यदि चक्रव्यूह अज्ञेय की रचना नहीं है तो किसकी रचना है। यहां पर एक चीज और समझ लो बेटा कि चक्रव्यूह जो रचना है वो कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है, कुंवर नारायण की रचना है।
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि चक्रव्यूह किसकी रचना है। आपको पता होना चाहिए कुंवर नारायण की रचना है, और कुंवर नारायण की कौन सी रचना है जो आपके सिलेबस में है, ये भी एक पार्ट है। तो ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी रचना जो है जो आपके सिलेबस का पार्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगली बात है, अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, हीरानंद शास्त्री अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उचित उत्तर हो जाएगा। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है वो अज्ञे का पूरा नाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे के पिता का क्या नाम था? तो हीरानंद शास्त्री जो है वो अज्ञे जी के पिताजी का पूरा नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, तार सप्तक किसकी रचना है? तार सप्तक जो है वो अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। ठीक है, ऐसी रचनाएं जो है वो अज्ञे की मानी जाती है। यहाँ पर इन्होंने काव्य आंदोलन के प्रमुख कवियों की चर्चा की है कि किस आंदोलन में कौन सा कवि जो है वो प्रमुख रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के दरवाजे पर कौन तैनात था? ऑप्शन नंबर ए है लेखक का चौकीदार, ऑप्शन नंबर बी है लेखक स्वयं, ऑप्शन नंबर सी है वृक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष ही जो था वो घर के बाहर जो था, घर के दरवाजे पर तैनात था, जिसे कवि ने कई बार चौकीदार कहा है, बूढ़ा चौकीदार कहा है, तरह तरह की उपमाएं दी हैं, पर मूलतः वह वृक्ष ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, वृक्ष की हत्या कविता के अनुसार लेखक का कौन दोस्त था? एक बूढ़ा वृक्ष, बूढ़ा चौकीदार, लेखक के पिता, लेखक का पुत्र। तो बेटा यहाँ पर बूढ़ा जो वृक्ष था वो लेखक का दोस्त होता है। ठीक है, जिसे लेखक जो है वो चौकीदार की उपमा देता है। किसकी उपमा देता है? बूढ़े चौकीदार की उपमा देता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? तो बेटा कवि जो है वो जंगल को जो है वो मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। अंतिम पंक्तियों में कवि ये बताता है कि बचाना है शहर को नादिरों से, बचाना है जंगल को मरुस्थल होने से, ठीक है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो अपने समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है कि कैसे हम अपने समाज को संरक्षित कर सकते हैं या अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, और वर्तमान में हमारे पर्यावरण की दशा किस ओर जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि शहर को किन किन से बचाने की बात करता है? तो भैया कवि जो है ना वो शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि नादिर कौन था? तो बेटा देखो, मध्यकाल के दौर में मतलब 1100 के आसपास से लेके जो 1700 का दौर था उसको वो पूरा मध्यकाल के अंदर माना जाता है। ठीक है, यानी कि उसी के अंदर आपको भक्ति काल देखने को मिलेगा, उसी के अंदर आपको जो है ना वो रीतिकाल देखने को मिलता है। इस दौर में भारत पर कई आक्रमण हुए। ठीक है, तो उन्हीं में से एक लुटेरा था नादिर शाह। ठीक है, जिसने दिल्ली के अंदर कत्लेआम मचाया था, बहुत से लोगों को नृशंस हत्याएं की थी, बिना कारण के लोगों को मारा था। इसीलिए उस कवि ने यहाँ पर उसकी तुलना दी और कहा है कि हमें अपने शहरों को लुटेरों से बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कविता में बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है? तो बूढ़ा चौकीदार जो है वो वृक्ष को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन से सम्मान का संबंध जो है वो कुंवर नारायण से नहीं है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है लोहिया सम्मान, ऑप्शन नंबर सी है व्यास सम्मान, और ऑप्शन नंबर डी है पारीक्षित सम्मान। तो बेटा सुनिए, यहां पर पारीक्षित कथा सम्मान का जो संबंध है वो कुंवर नारायण जी से नहीं है, बाकी हर सम्मान का जो संबंध है वो कुंवर नारायण से है, क्योंकि ये तीनों सम्मान जो है उन्हें प्राप्त हो चुका है। पारीक्षित सम्मान जो है वो काल्पनिक सम्मान है, वास्तव में ऐसा कोई सम्मान एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका संबंध कुंवर नारायण से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, किस कवि को नगरीय संवेदना का कवि कहा जाता है? तो कुंवर नारायण को नगरीय संवेदना का कवि जो है वो माना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो बेटा 19 सितंबर 1927 को कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में पूछा गया है, इन दोनों काव्य संग्रह का संबंध किस कवि से है? तो इन दोनों काव्य संग्रह का संबंध जो है वो कुंवर नारायण से माना जाता है, और माना क्या जाता है, उनका ही काव्य संग्रह है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो बेटा कवि वीरेंद्र डंगवाल का जो जन्म है वो 5 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त को, और 1947 में हुआ था। एक तरफ देश आजाद हो रहा था, एक तरफ हमारे कवि महोदय जो है वो जन्म ले रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुष्चक्र में सृष्टा किसकी रचना है? तो दुष्चक्र में सृष्टा जो है वो वीरेंद्र डंगवाल जी की रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्जुन अवार्ड, नोबेल सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार जो है वो वीरेंद्र डंगवाल जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड है। नोबेल सम्मान जो है वो अभी तक हिंदी की दुनिया में उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकुर ने किसे धकेलना शुरू किया था? तो बीज की जो फूली हुई छत होती है, अंकुर जो है वो उसे धकेलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र डंगवाल की रचना है, यानी कि निम्न में से कौन सी जो है वो वीरेंद्र डंगवाल की रचना है? आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। हिरोशिमा अग्गे की रचना है, तो ये उचित उत्तर नहीं होगा। हमारी नींद जो है वो वीरेंद्र डंगवाल जी की रचना है। किसकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल जी की रचना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी नींद। अब यहाँ पर दो रचनाएं और बच जाती हैं। तो जनतंत्र का जन्म जो है वो किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। किसकी? दिनकर की। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अक्षर ज्ञान जो है वो अनामिका जी की रचना है। अनामिका की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया है महाकवि नाजिम हिकमत की रचनाओं का अनुवाद किसने किया? तो बेटा इनकी रचनाओं का अनुवाद किया था वीरेंद्र डंगवाल जी ने। ठीक है, और पहल नाम से जो है इनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया था हिंदी के अंदर। तो इस तरीके से इस सेशन के कुछ प्रश्न हमने हल किए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।